हेलो एवरीवन। जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे नॉन पीरियोडिक अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक, नॉन पीरियोडिक अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सो डिफरेंट मेथड से, ठीक है, डिफरेंट केसेस बना के मैंने आपको समझाया था। ठीक, सो वहां पे, ठीक है, अगर आपके पास बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 है, सो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप किससे सॉल्व करोगे? लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड से। करेक्ट है पॉइंट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी समझाया था कि जब हम लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम में आपके पास दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम में जिसको हम लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपके पास दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट। और वो दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होंगे? तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो टाइम का कैसा फंक्शन है। ठीक है, हमको ये पता था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने समझा है कि जो टेम्परेचर होगा वो स्पेस का फंक्शन नहीं होगा। लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड में जो टेम्परेचर है वो स्पेस का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन है। ठीक है, सो हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, लीनियरली वेरी कर रहा है, लॉगरिथमिकली वेरी कर रहा है, हाइपरबोलिकली वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियल वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, ये हमको बताना है, राइट। और किसी भी टाइम पे, ठीक है, अगर किसी भी टाइम पे आपको टेम्परेचर पूछ दे, मान लो आपके एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपने कूलिंग मीडिया में डाल दिया, और किसी टाइम टाउ पे अगर आपको टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि भाई बताओ उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, ये आंसर आपको करना आना चाहिए, राइट। सो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको टेम्परेचर का वेरिएशन बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो मेरे पास क्या है? वो है मेरे पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। करेक्ट है। सो जब हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करेंगे, आगे हम करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फाइंड आउट, सो वहां पे हम दो टाइप के रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास इंस्टैंटेनियस हीट ट्रांसफर, इंस्टैंटेनियस हीट ट्रांसफर, और सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड है हमारे पास टोटल हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब इंस्टैंटेनियस हीट ट्रांसफर मतलब आपको नाम से ही लग रहा होगा, इंस्टैंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, सो ये जो इंस्टैंटेनियस हीट ट्रांसफर, टोटल हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे किसके बारे में? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, सो सबसे पहले हमको क्या वर्कआउट करना है? सबसे पहले हमको वर्कआउट जो करना है वो ये बताना है कि जो टेम्परेचर है वो टाइम का कैसा फंक्शन है, टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, राइट। सो इस चीज को आपको समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। करेक्ट है, ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और मैं बोल देता हूं कि भाई ये मेरे पास, और थोड़ा स्पेसिफिक करूं तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट। करेक्ट, ये मेरे पास क्या हो गया? हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट। करेक्ट, और इस हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर मतलब टाउ इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है? टी आई। आई स्टैंड्स फॉर द इनिशियल। क्लियर? अच्छा, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसका अगर मैं बोलूं मास क्या है? मास है मेरे पास m। ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो इसका जो मास है वो मास क्या है? मास है m। अगर मैं बोलूं डेंसिटी या फिर मैं बोलूं मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी मेरे पास क्या है? दैट इज रो, राइट। स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट है C। स्पेसिफिक हीट, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक हीट है वो मेरे पास क्या है? C। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी मेरे पास क्या है? दैट इज Ks, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सारा बात हम किसके लिए कर रहे हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। अच्छा, यहां पे अगर मैं बोलूं वॉल्यूम मेरे पास क्या है, तो वॉल्यूम मैं बोलता हूं क्या है? वॉल्यूम है V, राइट। अगर मैं बात करता हूं किसकी? एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ट्रांसफर या फिर सरफेस एरिया, तो एरिया मेरे पास क्या है? एरिया है मेरे पास A। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसको मैं क्या करने वाला हूं? ठीक है, एक कूलिंग मीडियम में क्या करता हूं? एक कूलिंग मीडियम में इमर्स कर देता हूं। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है भाई? ये मेरे पास कूलिंग मीडिया है। ठीक है, दिस इज कूलिंग मीडिया।
सो ये जो कूलिंग मीडिया है, इस कूलिंग मीडिया का जो टेम्परेचर है, इस कूलिंग मीडिया का जो टेम्परेचर है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं टी इन्फिनिटिव, राइट। किसका टेम्परेचर है ये? कूलिंग मीडिया का, कूलिंग मीडिया, राइट। और इस कूलिंग मीडिया में मैंने क्या कर दिया, ये जो हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इमर्स कर दिया। ये लीजिए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस से कूलिंग मीडियम में जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा? वाया कन्वेक्शन। सो वहां के लिए मैं बोलता हूं जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, H मेरे पास क्या है? H है मेरे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, राइट। H मेरे पास क्या है? H है मेरे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अब आपके पास जैसे ही आपने क्या किया, ये जो हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट को इस कूलिंग मीडिया में इमर्स किया। सो इस कूलिंग मीडिया में जब इमर्स किया तो किसी टाइम टाउ पे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? उसको मैं बोल रहा हूं T, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ठीक है। टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ डिक्रीज होगा, क्योंकि ये हॉट है और मीडिया जो है वो कूल है ना, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ टेम्परेचर जो है उसका डिक्रीज होगा, और किसी टाइम टाउ पे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल रहा हूं? टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूं T। सो अब आपको यही चीज बताना है कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर टाइम का फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये आपको बताना है, राइट। ये आपके पास पहला ऑब्जेक्टिव था और इसी पहले ऑब्जेक्टिव पे हम काम कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो अब ये कैसे बताओगे? तो इसको बताना है भाई, तो सिंपल सा एनर्जी बैलेंस करते हैं किसी टाइम टाउ पे, राइट। सो करने वाले क्या है? एनर्जी बैलेंस लगाना है आपको। चलो कैसे लगाओगे एनर्जी बैलेंस, देखते हैं। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, और ये जो एनर्जी बैलेंस हम देख रहे हैं, ये एनर्जी बैलेंस किस पे देख रहे हैं? किसी टाइम टाउ पे, एट एनी टाइम टाउ, किसी टाइम टाउ पे। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास क्या हो रहा है, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपने कूलिंग मीडिया में डाल दिया। अब कूलिंग मीडिया आपके पास वाटर हो सकता है, कूलिंग मीडिया एयर हो सकता है, कूलिंग मीडिया तो कुछ भी हो सकता है, राइट। आपने डाल दिया, ठीक है। तो भाई जब आपने डाल दिया तो क्या होने वाला है, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होगा, ठीक है। ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी में क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको बोलूं कि भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज आप कैसे लिखते हो, ठीक है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको लिखना है इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप कैसे लिखोगे? सो आप लिखते हो du इज इक्वल टू, ये हो गया m इंटू सी इंटू डी टी, ऐसा ही कुछ लिखते हैं हम, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर पॉइंट? ठीक है। ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब देखो, अब एनर्जी बैलेंस किसी टाइम टाउ पे कैसे लगा रहा हूं समझना, ठीक है। ये मेरे पास चेंज इन क्या है? ये मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, समझना ध्यान से थोड़ा सा। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, ये बात तो पक्की है, ठीक। अब मेरे को क्या बात करना है? मेरे को बात करना है इन टर्म्स ऑफ रेट, ठीक है। मेरे को रेट के टर्म में बात करनी है। सो रेट के टर्म में अगर बात करनी है तो मैं क्या लिख रहा हूं? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा भाई? ठीक है, ये किसके बराबर होगा? सो अब यहां पे अगर आप समझोगे कि भाई जितना इसका इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा होगा, वही एनर्जी तो बाहर कन्वेक्शन के थ्रू जा रहा है ना कूलिंग मीडिया में, राइट। सो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, किसका? सॉलिड ऑब्जेक्ट का, वही एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू कहां जा रहा है? कूलिंग मीडिया में जा रहा है, राइट। सो मैं लिख सकता हूं ये जो एनर्जी है किसके बराबर होगा? रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। क्लियर? और यहां पे एक चीज और समझना इंपॉर्टेंट है कि देखो यहां पे मैंने रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको मैंने नेग्लिजिबल मान के चला है,
रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा उसको मैंने क्या मान के चला है कि अगर आप देखोगे ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस से जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होगा? कन्वेक्शन के थ्रू होगा। रेडिएशन के थ्रू कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या है? नेग्लिजिबल है। तो ये आपका क्या है? ये आपका एजम्पशन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल है। क्लियर है पॉइंट इतना? ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर मैं बोल रहा हूं, ये हम बात कर रहे हैं क्या? किसी टाइम टाउ पे, ठीक है, किसी टाइम टाउ की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा? समझना, ये हो गया एम सी, ये हो गया डी टी, ठीक है, ये हो गया एम सी डी टी। ये मेरे पास क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डिक्रीज लिखना है तो डिक्रीज लिखना है, तो ये क्या हो गया? माइनस। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीज, ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर? रेट लिखना है, रेट वाला टर्म, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी टाउ, करेक्ट। सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी का लिखना होगा तो ये हो गया माइनस एम सी डी टी बाई डी टाउ। एक एक चीज को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई क्या कि अगर आपको लिखना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? एम सी डी टी बाई डी टाउ, ये हो गया। और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी लिखना होगा तो क्या करूंगा? ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास माइनस। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब देखो, ये जो आप देख रहे हो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, यही किसके बराबर होगा? यही बराबर होगा कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर, राइट। सो किसी टाइम टाउ पे जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? एच ए टी माइनस टी इन्फिनिटिव। यही तो लिखेंगे क्या? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच, एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ए, किसी टाइम टाउ पे जो टेम्परेचर वो है वो क्या है? टी माइनस टी इन्फिनिटिव। क्लियर? सो ये क्या है? ये आपके पास एनर्जी बैलेंस है। क्लियर पॉइंट? ठीक। अच्छा, एक चीज और समझना ध्यान से थोड़ा सा। देखो यहां पे अभी तो क्या है, आपके पास जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो गर्म है और जो मीडिया वो ठंडा है। रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। रिवर्स कैसे पॉसिबल है? ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा हो और जो मीडिया वो क्या हो? मीडिया हो वो गर्म मीडिया हो। आपके पास क्या होगा? इंस्टेड ऑफ द कूलिंग मीडिया वो मेरे पास क्या हो? वो मेरे पास हीटिंग मीडिया हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझोगे, जैसे माइक्रो ओवन होता है ना, माइक्रो ओवन। सो माइक्रो ओवन में मैंने क्या कर दिया? एक आलू लिया, ठीक है, पोटैटो लिया, आलू लिया मैंने, और आलू ठंडा था, उसको मैंने क्या कर दिया? वहां जाके माइक्रो ओवन में डाल दिया। सो माइक्रो ओवन में क्या है? एयर फिल है, ठीक, और एयर क्या है? एयर गर्म है, ठीक है। एयर क्या है? एयर मेरे पास गर्म है, तो एयर क्या हो गया? हीटिंग मीडिया। सो मैंने क्या किया? आलू को कहां डाल दिया? हीटिंग मीडिया में, मतलब ठंडे ऑब्जेक्ट को डाल दिया मैंने हीटिंग मीडिया में, ठीक है। सेम एनालिसिस होगा, एनालिसिस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। एनालिसिस जो होगा सेम होगा, आपके पास एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो भी सेम होगा। क्या चेंजेस आएगा? देखो चेंजेस आएगा कि वहां पे क्या होगा? वो जो ठंडा ऑब्जेक्ट था उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट। सो माइनस साइन वहां पे नहीं पुट करना है, वहां पे सिंपली क्या हो जाएगा? एम सी डी टी बाई डी टाउ, करेक्ट। नाउ अब देखो, अब आपके पास वो जो आलू है, बाहर आपके पास क्या है? आपके पास हीटिंग मीडिया है। अब जो एनर्जी का फ्लो होगा कन्वेक्शन के थ्रू, तो क्या होगा? हीटिंग मीडिया से पहले वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस को होगा, राइट। सो वहां पे मैं क्या लिखूंगा? देखो एच ए टी इंफिनिटिव माइनस टी, ठीक है। वहां पे मैं क्या लिखूंगा? एच ए टी इंफिनिटिव माइनस टी। सो अल्टीमेटली वहां से माइनस साइन निकालोगे, इधर रखोगे, सो एंड में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, दोनों ही केस में सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चाहे आपके पास हीटिंग हो रहा होगा या आपके पास कूलिंग हो रहा होगा, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस माइन्यूट चेंजेस होगा, और वो माइन्यूट चेंजेस कहां पे होगा? यहां पे माइनस नहीं लगेगा, यहां पे क्या हो जाएगा? एच ए टी इंफिनिटिव माइनस टी हो जाएगा, बिकॉज टी इंफिनिटिव इज ग्रेटर देन टी, राइट। सो अल्टीमेटली यहां पे माइनस साइन निकालोगे बाहर, यही मिलेगा, और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली एंड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा वो सेम मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं चाहे हीटिंग का केस लो या कूलिंग का केस लो, एंड एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब आपके पास पूरा का पूरा सिंपल मैथमेटिक्स है। चलो तो यहां से करना क्या है देख लो, सॉल्व कर लो। चलिए इधर देखिए। सो यहां से अगर देखोगे तो भाई एनर्जी बैलेंस तो आपको आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स कई प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेंगे जो सिंपल एनर्जी बैलेंस से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा एनर्जी बैलेंस नहीं है, सिंपल सा एनर्जी बैलेंस है,
ठीक है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि यहां पे रेडिएशन हीट ट्रांसफर को हमने नेग्लेक्ट किया है, नेग्लिजिबल मान के चला है रेडिएशन हीट ट्रांसफर को, राइट। चलिए आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहां से अगर मैं बोलूं रो मेरे पास क्या होता है भाई, मास डेंसिटी, राइट। क्या लिखते हैं इसको हम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां से अगर देखोगे तो क्या लिख सकता हूं, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी लिख सकते हैं, राइट। सो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रो वी सी डी टी बाई डी टाउ इज इक्वल टू एच ए टी माइनस टी इंफिनिटी। क्लियर। अब जो थोड़ा सा अरेंज करो, सो अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस टी इंफिनिटिव इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एच ए, ये हो गया रो वी सी, और ये हो जाएगा डी टाउ। क्लियर। करना क्या है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। चलिए इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट, विथ प्रॉपर लिमिट, करेक्ट। नाउ टाइम टाउ इज इक्वल टू 0, टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था टी आई। किसी टाइम टाउ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है टी, करेक्ट। सो यहां से इंटीग्रेशन परफॉर्म करिए। सो इंटीग्रेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यहां से ये हो जाएगा नेचुरल लॉग टी माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट हो गया मेरे पास टी आई से टी, दिस इज इक्वल टू एच को, ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल के ले आओ, माइनस एच ए डिवाइडेड बाई, ये हो गया रो वी सी, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, टाउ, राइट। सो यहां से आ जाएगा नेचुरल लॉग टी माइनस टी इंफिनिटिव अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटिव, दिस इज इक्वल टू माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ, राइट। सो यहां से अल्टीमेटली आ गया टी माइनस टी इंफिनिटिव अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटिव, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ, राइट। और ये मेरे पास क्या दिख रहा है, ये मेरे पास टेम्परेचर का वेरिएशन दिख रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कैसा वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है, तो साफ साफ देख पा रहे हो कि वेरिएशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, राइट। सो यहां पे इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, देखो कैसा लिख रहा हूं, ये t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t इंफिनिटिव प्लस, ये हो जाएगा टी आई माइनस टी इंफिनिटिव ई टू द पावर माइनस एच ए बाई रो वी सी इंटू टाउ, ये हो गया, करेक्ट है। सो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेरी करेगा, और कैसा वेरी कर रहा है, तो यहां पे हम क्या कमेंट कर पाएंगे, कमेंट ये कर पाएंगे कि जो वेरिएशन होगा वो कैसा वेरिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि भाई वेरिएशन कैसा होगा, तो वेरिएशन मेरे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा, राइट। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, ये जो dt बाई डी टाउ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग। dt बाई डी टाउ, dt बाई डी टाउ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेट ऑफ कूलिंग, या इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं रेट ऑफ हीटिंग। क्लियर, रेट ऑफ कूलिंग या फिर रेट ऑफ हीटिंग, राइट। सो यहां से ये तो समझ आ चुका है कि जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, राइट। और यहां से अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे तो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, चलिए ये दिख रहा है, ये आपके पास क्या हो रहा है, यहां से अगर देखोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसका, सॉलिड ऑब्जेक्ट का। तो यहां पे सॉलिड ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, सॉलिड ऑब्जेक्ट की कूलिंग हो रही है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, ये है जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो पहले गर्म था और बाद में क्या हो रहा है, बाद में ठंडा हो रहा है, ठीक है। सेम वेरिएशन कैसा किसके लिए मिलेगा, अगर आपके पास वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट की हीटिंग हो रही है, ठीक है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर हीटिंग हो रहा है तो टाइम के साथ जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, टाइम के साथ जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट। और दोनों जो वेरिएशन होगा, दोनों का ही जो वेरिएशन होगा वो कैसा वेरिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर देख रहे हो टाइम का वेरिएशन, सॉरी टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा वेरिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा। क्लियर। अब देखो, अब आपके पास अगर क्वेश्चन पूछता है
कि जो रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। ठीक है, रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे होगा। ये तो टेम्परेचर का वेरिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। मैं बोल रहा हूं dt बाई डी टाउ का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। सो dt बाई डी टाउ, ये देखो यहां से मेरे पास क्या है, यहां से मेरे पास t का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहां से अगर मैं बोलूं कि आपको फाइंड आउट करना है dt बाई डी टाउ, सो dt बाई डी टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा ti माइनस टी इन्फिनिटिव और ये हो जाएगा माइनस एच ए रो वी सी ई टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी और ये हो जाएगा टाउ, राइट। सो अल्टीमेटली मेरे पास dt बाई डी टाउ क्या मिल रहा है। ठीक है, चलो ये मैं हटा देता हूं। सो यहां से अगर देखोगे, सो dt बाई डी टाउ दैट इज इक्वल टू, ये मेरे को दिख रहा है माइनस एच ए रो वी सी, करेक्ट, और ये हो जाएगा टी आई माइनस टी इंफिनिटिव ई टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ, करेक्ट। सो रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग, इसका भी वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा वेरिएशन है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। जो वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन है, वेरिएशन जो है वो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। और यहां पे माइनस साइन है, दिख रहा है सबको माइनस साइन यहां पे, और माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है कि रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जो रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होने वाला है। माइनस साइन आपको यही आपको शो कर रहा है, राइट। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये हो गया मेरे पास रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ कूलिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये क्या होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा। और साफ साफ यहां से समझ आ रहा है कि एक्सपोनेंशियली क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। समझना ध्यान से, जो रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग जो है वो आपके पास टाइम के साथ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। क्लियर होगी इतनी बात। इसका मतलब क्या है, इस चीज को भी समझ लेना कि देखो होगा क्या इनिशियली, ठीक है, इनिशियली आपके पास जो रेट ऑफ हीटिंग है या रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक है, जो हीटिंग हो रहा है या कूलिंग हो रहा है वो ज्यादा होगा इनिशियली। ठीक है, मान लो आपके पास टाइम टाउ इज इक्वल टू 0, टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट था जो गर्म था, कूलिंग मीडिया में हीट एनर्जी जा रहा है, ज्यादा जाएगा, फिर टाइम बीतेगा, ठीक है, उससे थोड़ा कम जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम बीतेगा, उससे थोड़ा और कम जाएगा। सो यहां पे क्या हो रहा है, जो आपके पास जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पे सेम होगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये मैं हटा देता हूं, चलिए ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इधर देखिए थोड़ा सा, मान लो, ठीक है, चलिए मान लो मैं बोलता हूं टाउ इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, ये हो गया मेरे पास 2, ये हो गया मेरे पास 4, ये मेरे पास हो गया चलिए 8। क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको ये बोलूं, देखो टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे dt बाई डी टाउ अलग होगा, टाइम टाउ इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे dt बाई डी टाउ अलग होगा, टाइम टाउ इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे dt बाई डी टाउ अलग होगा। क्यों अलग होगा, इस चीज को समझना। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि जो dt बाई डी टाउ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो माइनस साइन यहां पे आपको क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और इसीलिए देखो, इसीलिए dt बाई, क्योंकि मैं यहां से अभी आपको जब एनर्जी बैलेंस आपने किया था, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है कूलिंग मीडिया को, हॉट ऑब्जेक्ट से कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है कूलिंग मीडिया को, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो Q डॉट आई इज इक्वल टू, ये लिख सकते हो क्या, mc dt बाई डी टाउ, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। जितना उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा होगा, उतना ही तो आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना, राइट। और ये जो dt बाई डी टाउ है ये तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, dt बाई डी टाउ। और कैसे चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहां पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो हीट ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि टाउ इज इक्वल टू 0 पे भी उतना हीट ट्रांसफर होगा जितना टाउ इज इक्वल टू 8 पे हो, नहीं। ठीक है, यहां पे हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, यहां पे हीट ट्रांसफर फिर
कम होगा, इससे कम होगा, यहां पे और कम होगा। सो इस वे में आपके पास क्या हो रहा है, इस वे में आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग है, हर एक इंस्टेंट पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अलग अलग है। गेटिंग माय पॉइंट? और हर एक इंस्टेंट पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अलग अलग है, तो आपको टोटल हीट ट्रांसफर तो फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, मेरे को टोटल हीट ट्रांसफर बोलने का मतलब 0 से 10 सेकंड के बीच में कितना टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये तो मेरे को फाइंड आउट करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे को इंस्टैंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैंने बोला था आपको दो टाइप के हीट ट्रांसफर रेट के बारे में बात करना है, एक इंस्टैंटेनियस और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है मेरे पास टोटल हीट ट्रांसफर। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, सो यहां पे समझने वाली बात, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ठीक है, एनर्जी बैलेंस आना चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया था, टी आई माइनस, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आया था, टी माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटिव ई टू दी पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ, ये आना चाहिए। और यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली चेंज होगा। ठीक है, जो टेम्परेचर है टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली चेंज होगा। रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग, अब आपको क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग पूछेगा तो भी आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, सो बिल्कुल बताया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ कूलिंग, जैसे कि यहां पे सॉलिड ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा था ना, सो रेट ऑफ कूलिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेट ऑफ कूलिंग एट टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग एट टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे बताना है, टाइम टाउ इज इक्वल टू 0 पे बताना है, तो यहां पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो आप किसी भी टाइम पे आप क्या बता सकते हो, रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग बता सकते हो। रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग क्या होगा, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। क्लियर है पॉइंट इतना? ठीक है, सो ये आपके पास एक फॉर्म है, टेम्परेचर के वेरिएशन को लिखने का। ठीक है, इसके अलावा और दूसरे फॉर्म भी है टेम्परेचर के वेरिएशन, मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो अभी आपने देखा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो हमने क्या देखा भाई कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया, टी माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ, यही आया आपके पास। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आपको दूसरे फॉर्म में भी इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखना आना चाहिए, राइट। सो ये फॉर्म तो आपको दिमाग में रखना ही है। ठीक है, ये फॉर्म से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपको दिमाग में रखना ही है, राइट। उसके अलावा अगर आप देखोगे, अब थोड़ा सा यहां पे देखना, रो वी सी बाई एच ए, ठीक है, ये वाला टर्म दिख रहा है आपको। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया। सो रो वी सी बाई एच ए, इसकी यूनिट के अगर बारे में हम बात करें, इसके यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, इसके डायमेंशन के बारे में हम बात करें तो बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि इसका डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया मीटर क्यूब, ये हो जाएगा मैं लिख सकता हूं जूल पर केजी केल्विन, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और ये हो जाएगा मेरे पास मीटर स्क्वायर, राइट। सो यहां से देख लीजिए, सो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला गया, केजी से केजी चला गया। ठीक है, 1 बाई केल्विन से 1 बाई केल्विन चला गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया जूल पर वॉट, यही आया। ठीक है, अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहां से अगर देखोगे जूल, वॉट को मैं लिख सकता हूं जूल पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर आ गया, सो जूल से जूल चला गया। सो अल्टीमेटली ये जो आप देख रहे हो रो वी सी बाई एच ए, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो यूनिट है वो टाइम का यूनिट है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसका जो यूनिट है वो किसका यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो है टाइम का यूनिट, राइट। और ये जो टर्म आप देख रहे हो, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं थर्मल टाइम कांस्टेंट, राइट। सो अगर मैं बोलूं थर्मल टाइम कांस्टेंट क्या है भाई, थर्मल टाइम कांस्टेंट, और थर्मल टाइम कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, टाउ स्टार से। और थर्मल टाइम कांस्टेंट क्या है, दिस इज नथिंग बट द रो वी सी बाई एच ए, दिस इज थर्मल टाइम कांस्टेंट। और ये जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, सो अब यहां से देखना, अब एक चीज और समझ लो यहां से। सो कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया टी माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन
टी आई माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टाउ बाई, ये हो गया टाउ स्टार, करेक्ट है। तो रो वी सी बाई एच है, नीचे आ जाएगा तो टाउ बाई टाउ स्टार, राइट। सो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में भी आपको लिखना आना चाहिए। क्लियर? सो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। टी माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू e to the power minus tau by tau star, where tau star is nothing but the thermal time constant, right? So आपके पास एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल दिया था थर्मल टाइम कांस्टेंट इज दिस मच, ठीक है। थर्मल टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली आपको दे दिया था। क्लियर पॉइंट? ठीक है। आपको h नहीं गिवन है, आपको रो नहीं गिवन है, v नहीं गिवन है, आपको ये टर्म गिवन ही नहीं है, ठीक है। ये पैरामीटर्स आपको गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली टाउ स्टार दे दिया है, ठीक है। और डायरेक्टली टाउ स्टार दे दिया है तो भी आपको प्रॉब्लम को डील करना आना चाहिए। डील कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो ये जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये क्या है, ठीक है। सो एक्चुअली जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है ये इंडिकेट करता है रिस्पॉन्स टाइम को, ये रिस्पॉन्स टाइम को बताता है। अब सर ये रिस्पॉन्स टाइम है क्या चीज, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ये है क्या चीज, राइट। सो इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो आपको मान लीजिए फीवर हो गया, ठीक है। फीवर हो गया, सो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है इसको अगर आपको मेजर करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, थर्मामीटर लेके आओगे। थर्मामीटर इज नथिंग बट द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। थर्मामीटर लेके आओगे, थर्मामीटर को अब जब आप बॉडी के कांटेक्ट में लाओगे तो थर्मामीटर को क्या करना चाहिए, थर्मामीटर को फास्ट रिस्पॉन्स करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर शो करना चाहिए, ठीक है। यही आप चाहोगे ना कि आप जो थर्मामीटर लेके आ रहे हो उस थर्मामीटर को फास्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि पहले वो इन्वायरमेंट में रखा था, पहले वो तो नॉर्मल एम्बिएंट में रखा था ना। तो पहले अगर नॉर्मल एम्बिएंट में रखा था तो वो किसका टेम्परेचर शो कर रहा था, एम्बिएंट का टेम्परेचर। अब जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, मतलब अब उसको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर को फास्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हर एक मेजरिंग डिवाइस का, हर एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का एक रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम क्या शो कर रहा है, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका जो मेजर होता है वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। और ये कौन बताता है, ये बताता है थर्मल टाइम कांस्टेंट, राइट। ये जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है, तो अगर आपको कोई बोले कि भाई रिस्पॉन्स टाइम, अब एक चीज और समझो, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज्यादा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब खुद थोड़ा सोचो ना कि अगर आप थर्मामीटर को अपनी बॉडी से टच कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो कि टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी बताए या आराम से बताए, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो बॉडी का टेम्परेचर फास्ट से फास्ट बताए, तुरंत बताए, आप यही एक्सपेक्ट करोगे। सो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। बात समझ में आ रहा है? तो जो रिस्पॉन्स टाइम का जो मेजर है, रिस्पॉन्स टाइम जो ये थर्मल टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है रिस्पॉन्स टाइम को। तो कभी आपको रिस्पॉन्स टाइम निकालने बोल दे, कभी आपको ऐसा कुछ आए कि भाई रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर कमेंट करो, तो कमेंट किसके ऊपर करना है, थर्मल टाइम कांस्टेंट के ऊपर ही कमेंट करना है, ठीक है। सो रिस्पॉन्स टाइम बोल के आए तो भी आपको कमेंट किसके ऊपर करना है, आपको थर्मल टाइम कांस्टेंट के ऊपर ही करना है। और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हमेशा कम से कम होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो एक फॉर्म ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्म और देखते हैं, ठीक है। और कैसे लिखा जा सकता है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। सो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो एच ए ये हो गया टाउ डिवाइडेड बाय ये हो गया रो वी सी, ठीक। अच्छा ये बताइए, ऐसा कुछ करूं तो कोई दिक्कत है क्या, रो वी सी मल्टीप्लाइड बाई एरिया वॉल्यूम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, एरिया वॉल्यूम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मेरे पास एच वी, ए इधर से ले आया और ये हो गया के एस, ठीक है। मतलब यहां से अगर देखोगे सो एच वी और एरिया और ये के एस, ठीक है। सो बचा है उसको लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा एरिया का स्क्वायर, ये हो जाएगा टाउ, ये हो गया के एस डिवाइडेड बाई, इधर से अगर देखोगे तो ये हो गया रो, ये हो जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास सी,
ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, ए के एस रो वी स्क्वायर सी, यही बचा, राइट। नाउ यहां से अगर देखोगे, अब मेरे को आप बताओ वी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई ए तो हमने समझा है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, दिस इज नथिंग बट द वी बाई ए, राइट। सो यहां से क्या आ जाएगा, ये v बाई जो a है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा देखना, ये जो v बाई a है, और यहां से जब a को आप नीचे लोगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। सो यहां से देख सकते हो ये हो जाएगा h l बाई के एस मल्टीप्लाइड बाई, ना यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास के एस इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा रो सी एल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, k बाई रो सी, k बाई रो सी को आप क्या लिखते हो, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है टर्म थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा किससे शो कर रहे थे, अल्फा, और ये अल्फा क्या था, के एस डिवाइडेड बाई रो सी, करेक्ट है। सो यहां से अगर देखोगे ये जो के एस बाई रो सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं थर्मल डिफ्यूजिविटी। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, एच एल बाई के एस मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा के एस बाई रो सी, तो ये हो गया अल्फा सॉरी के सी के एस बाई रो सी, तो ये हो जाएगा अल्फा टाउ बाई ये हो गया एल स्क्वायर, अल्फा टाउ बाई एल स्क्वायर, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे तो ये मेरे पास जो एच ए बाई रो सी, एच ए बाई रो वी सी इंटू टाउ किसके बराबर आ गया, एच एल बाई के एस मल्टीप्लाइड बाई अल्फा टाउ बाई एल स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा ये जो एच एल बाई के एस है, ये आपने कभी देखा है क्या, एच एल बाई के एस, ठीक है, कभी देखा है, बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोट नंबर, ठीक है, एक लेक्चर पहले ही देखा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोट नंबर, दिस इज नथिंग बट द बायोट नंबर, करेक्ट। और ये जो देख रहे हो इसका अगर आप यूनिट देखोगे, देखो ये तो डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताओ भाई ये डायमेंशनलेस नंबर है क्या, ये डायमेंशनलेस नंबर है क्या, तो ये भी डायमेंशनलेस नंबर है ना, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या, टाउ बाई टाउ स्टार, टाउ की यूनिट सेकंड, टाउ स्टार सेकंड, तो भाई ये भी तो क्या है, डायमेंशनलेस है, तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस, मतलब ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये जो आप देख रहे हो ये टर्म भी क्या है, ये टर्म भी आपके पास डायमेंशनलेस है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो निकाल के देख लो ना, अल्फा की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक, टाउ की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, तो ये लो ये भी डायमेंशनलेस है, मतलब ये जो नंबर देख रहे हो अल्फा टाउ, ये जो टर्म आप देख रहे हो अल्फा टाउ बाई एल स्क्वायर, ये भी डायमेंशनलेस नंबर है, गेटिंग माय पॉइंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फूरियर नंबर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फूरियर नंबर, ठीक है। ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं फूरियर नंबर, और किससे डिनोट करते हैं, एफ नॉट से, फूरियर नंबर, क्लियर। सो अब देखो, अब यहां से ये समझ आया कि भाई इतना किया क्यों, ठीक है, इतना किया क्यों, इतना इसलिए किया सो दैट कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इस टर्म को आप ले आओ दो डायमेंशनलेस नंबर के फॉर्म में, और वो जो दो डायमेंशनलेस नंबर है वो मेरे पास क्या है, बायोट नंबर और फूरियर नंबर। सो अल्टीमेटली यहां से, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे सो और कैसे लिख सकते हैं, तो भाई हो गया e टू द पावर माइनस ये हो गया बायोट नंबर मल्टीप्लाइड बाई फूरियर नंबर, लिख सकते हैं, ठीक है। सो लिखना आना चाहिए, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, या फिर इस फॉर्म में हो। और फूरियर, देखो बायोट नंबर तो पता है, बायोट नंबर बेसिकली है क्या, व्हाट इज द बायोट नंबर, द बायोट नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। सो बायोट नंबर का सिग्निफिकेंस तो सबको पता है, ठीक है, बायोट नंबर का जो सिग्निफिकेंस है वो सबको पता है कि भाई बायोट नंबर, ये मैं हटा देता हूं, जो बायोट नंबर है, बायोट नंबर का सिग्निफिकेंस सबको ही पता है, बायोट नंबर है क्या, बेसिकली दिस इज इक्वल टू ICR इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है बायोट नंबर। अच्छा फूरियर नंबर क्या है, फूरियर नंबर, फूरियर नंबर किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ नॉट, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, अल्फा टाउ बाई एल स्क्वायर, राइट। अब देखो ये फूरियर नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, फूरियर नंबर बताता है डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट का, ठीक है। फूरियर नंबर क्या बताता है, फूरियर नंबर बताता है डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट, राइट। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो गर्म है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कूलिंग मीडिया में डाल दिया, इसको मैंने कूलिंग मीडिया में डाल दिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कूलिंग मीडिया है। चलो कितने टाइम के लिए डाला, तो मान लो कितने टाइम के लिए डाला, मान लो टाउ इज इक्वल टू, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 5 सेकंड के लिए डाला,
टाउ इज इक्वल टू 5 सेकंड के लिए डाला तो ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या था, गर्म ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास क्या है, ठंडा पानी मान लो, ठीक है। ये आपके पास गर्म है, ये आपके पास ठंडा है, राइट। अब देखो 5 सेकंड के लिए आपने डाला है, तो 5 सेकंड के लिए आपने डाला है, तो अब मेरे को ये बताइए, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, ठीक है, तो कैसे ठंडा होगा, ठंडा होगा तो देखो पहले क्या होगा, पहले ये वाला लेयर ठंडा होगा, फिर ये वाला लेयर ठंडा होगा, फिर ये वाला लेयर ठंडा होगा, फिर ये वाला लेयर ठंडा होगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो 5 सेकंड के अंदर ये जो कूल हो रहा है, मतलब जो कूलिंग इफेक्ट हमको मिल रहा है किसका, सॉलिड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो जो कूलिंग इफेक्ट है वो कितने डेप्थ तक आया है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट। एंड सिमिलरली किसके लिए हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट के लिए। और इसका जो मेजर है वो मेजर हम किसके थ्रू बताते हैं, डायमेंशनलेस नंबर के थ्रू, और वो जो डायमेंशनलेस नंबर है उसको हम बोलते हैं फूरियर नंबर। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो यहां तक हमने जो जो चीज सीखा तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स के, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो कभी भी प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी आपको, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम को। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो तीनों फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, तीनों फॉर्म में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है याद रखना, ठीक है, आराम से याद रख सकते हो। t माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन ti माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एच ए रो वी सी इंटू टाउ, या फिर e टू द पावर माइनस बायोट नंबर एंड फूरियर नंबर। कई बार आपको क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि ठीक है, जब हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर किसका किसका फंक्शन दिख रहा है, टेम्परेचर जो है वो किसका किसका फंक्शन दिख रहा है, बायोट नंबर एंड फूरियर नंबर, बायोट नंबर एंड फूरियर नंबर। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो जब हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो टेम्परेचर है वो, ठीक है, बायोट नंबर और फूरियर नंबर का फंक्शन है, राइट। थर्मल टाइम कांस्टेंट भी पता चल गया, थर्मल टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन आप आसानी से डील कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये तो हमको बल गया पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव पे हम काम कर रहे थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, निकाल लिया सारी चीजें हमने। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना था, ठीक है। और हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं।